आज की क्लास अपनी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि मैनेजमेंट में अपने दो बचे हुए टॉपिक थे, जिसमें एक है इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि ग्रोविंग स्टॉक क्या है, एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, एज ग्रेडेशन, नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन, नॉर्मल फॉरेस्ट, और इन तीनों टर्मों से जो जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है उसे डिस्कस करेंगे। और जो अपना सेकेंड हाफ में जो मुद्दा है वो है यील्ड रेगुलेशन, जो एक्चुअल में फॉरेस्ट मैनेजमेंट आज के टाइम पे तो नहीं, लेकिन जो आज से 30 साल पहले या ब्रिटिश के टाइम पे जो फॉरेस्ट को मैनेज करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हम फॉरेस्ट से कितना टिम्बर यील्ड हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो यील्ड रेगुलेशन, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि आखिर इसका बेसिक सेंस किया जाता है, और यील्ड रेगुलेशन के जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट को मैनेज करने के जो तरीके हैं, रेगुलेट करने के तरीके हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो यील्ड रेगुलेशन है इसे एक लिमिट में ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना, आपको याद करना उसे संभव नहीं हो पाता है। इवन फॉरेस्ट्री स्टूडेंट को ये टफ जाता है, तो नॉन फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट हैं उनकी कंडीशन समझ सकता हूँ, तो इसे एक लेवल तक ही समझेंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि यील्ड रेगुलेशन से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, और अगर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा होवर्ड फार्मूला या बर्मा मॉडिफिकेशन, उससे ज़्यादा डिटेल कभी जाती नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक लेवल तक कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे अपने सब्जेक्ट में ऐसे 2-3 टॉपिक हैं जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें कई बार वुड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे एक डीप लेवल तक के क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि हम लोग उस डेप्थ तक नहीं गए हैं, अदरवाइज वो बहुत डिटेल हो जाता है। वैसे ही यील्ड रेगुलेशन में भी एक डेप्थ से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और एक सिमिलर टॉपिक है अपना एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। उसमें जो एग्रो फॉरेस्ट्री वाला पार्ट है उसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। डिटेल में जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वर्ल्ड लेवल के कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या बोलते हैं, होम गार्डन्स को किस कंट्री में किस नाम से बोला जाता है। तो कुछ हद तक हम लोगों ने उन्हें चीज़ें कवर की हैं और कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। इन्हें नॉर्मल सेंस में उम्मीद नहीं है कि इतनी डीप में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस जा सकते हैं ऐसा डर रहता है इनका। तो इसका ये प्लानिंग है कि एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और जब टेस्ट सीरीज शुरू हो तो उस टाइम पर शायद है आधे घंटे की क्लास एक ले लेंगे, जिसमें पूरी फॉरेस्ट्री में जो कुछ ऐसे एरिया है जहाँ डीप तक जा सकते हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे। इस टाइप की डेप्थनेस जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उन्हीं में होती है, सब्जेक्ट में जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है उनमें कभी ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो पहला टर्म समझते हैं ग्रोविंग स्टॉक। वैसे इस शब्द का मतलब समझो। ग्रोविंग का मतलब जो उग रहा है, ग्रो कर रहा है। स्टॉक का मतलब आपके पास जो भी है स्टॉक में। ग्रोविंग स्टॉक का जो सेंस है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग सेंस है। जैसे कि हम लोग यहाँ फॉरेस्ट्री में अपना जो पर्पज़ है वो है टिम्बर प्रोडक्शन का, और टिम्बर प्रोडक्शन के लिए भी आप जो पेड़ काटोगे वो किसी एक पर्टिकुलर DBH के ऊपर के ही पेड़ काटोगे। जो पतले पेड़ हैं जिनका आपके लिए कोई कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस नहीं है, या ऐसी स्पीसीज हैं, ग्रासेस है, जिनका आपके लिए कोई कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस नहीं है, उन्हें आप यहाँ छोड़ देते हो। तो यहाँ फॉरेस्ट्री में अपने लिए ग्रोविंग स्टॉक का मतलब होगा कि कोई आपके पास यूनिट एरिया है। आप यूनिट एरिया को ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई आपके पास फॉरेस्ट का एरिया है, चाहे ये पूरा कंप्लीट फॉरेस्ट ले सकते हो या फॉरेस्ट का कोई एक छोटा हिस्सा ले सकते हो। इस हिस्से में जो भी टिम्बर ग्रो कर रहा है, जो भी आपका एक पर्टिकुलर डायमीटर, क्योंकि हम कॉमर्शियल एंगल से देख रहे हैं, तो एक जो भी आपका एक पर्टिकुलर डायमीटर है, DBH है, उससे ऊपर उगने वाले जो भी टिम्बर है वो आपका है ग्रोविंग स्टॉक। अब आप इसे वॉल्यूम के हिसाब से ले सकते हो कि कितनी घन फीट टिम्बर खड़ा हुआ है। आपने बोल दिया यहाँ पर 150 मीटर क्यूब टिम्बर यहाँ खड़ा हुआ है, यानी कि 150 मीटर क्यूब क्या है, यहाँ का टोटल वॉल्यूम एक ग्रोविंग स्टॉक है। आप इसे नंबर के हिसाब से भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर 100 प्लांट हैं टीक के, सपोज 50 प्लांट्स हैं इस एरिया में आपके साल के, 150 प्लांट्स हैं यहाँ पर बबूल के हैं,
तो आप बोल सकते हो कि यहाँ का ग्रोविंग स्टॉक जो है वो 300 ट्रीज का है। तो आप डेफिनेशन समझो, ग्रोविंग स्टॉक मतलब सम अप, टोटल सम अप, चाहे आप नंबर में ले सकते हो या वॉल्यूम में, सम अप ऑफ टोटल ट्री ग्रोविंग इन अ फॉरेस्ट और उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट में विच हैज़ मोर देन अ सर्टेन डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। क्योंकि हम यहाँ टिम्बर का एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं और क्योंकि यही जो जनरेट होने वाला है इसी को हम बेच करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इसीलिए ग्रोविंग स्टॉक को हम लोग फॉरेस्ट कैपिटल भी बोलते हैं। कई बार पूछा गया है कि फॉरेस्ट कैपिटल क्या होता है, तो आप उसे ग्रोविंग स्टॉक से लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ग्रोविंग स्टॉक का सेंस जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग जाता है। अगर आप यहाँ पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एंगल देख रहे हैं, कार्बन फिक्सेशन का, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वाले जो इशू हैं, तो यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर अदर जो बहुत सारी, यूनेस्को नहीं, जो जैसे WWF है, ये लोग जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ग्रोविंग स्टॉक में काउंट करेंगे, उसमें ये क्योंकि कार्बन करना है कि इस एरिया ने कितना कार्बन फिक्स किया है, तो इसमें ये डायमीटर वाली लिमिट इनकी हट जाएगी। ये काउंट करेंगे कि इस यूनिट एरिया में कितने घनफिट टोटल वॉल्यूम है, वो चाहे बड़े पेड़ों का हो, छोटे पेड़ों का हो, ग्रास का हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टडीज़ में ये अंडरग्राउंड जो है, जो रूट्स हैं, उनका भी वॉल्यूम ग्रोविंग स्टॉक में मेजर कर लें, क्योंकि इन्हें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेजर करना है, तो वो ग्रोविंग स्टॉक का उनके लिए अलग एंगल जाएगा। आपको यही डेफिनेशन जो है इसी को याद रखना, आपके में यही आने वाली है। अब मुद्दा आता है कि किसी फॉरेस्ट को हम लोग सिल्वीकल्चर में पढ़ा था कि ओवर स्टॉक है, अंडर स्टॉक है या नॉर्मल स्टॉक है। तो किसी फॉरेस्ट को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये ओवर स्टॉक है या अंडर स्टॉक है या नॉर्मल स्टॉक फॉरेस्ट है। इस शब्द को और समझ लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक एरिया है, यूनिट एरिया है। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ 4 मीटर का ऐसा एरिया है और 4 मीटर का ऐसा है। मैंने इसमें 1 मीटर बाय 1 मीटर पर प्लांटेशन कर दी है। एक पेड़ यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपके टोटल जो प्लांटेशन है, पेड़ जो लगे, इसमें कितने लगे आपके? 60। आज मैंने प्लांटेशन की है और आज के 10 साल बाद 2030 में, सपोज 2031 में, ये पेड़ सभी एक फिक्स वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। मैं समझने में आसानी के लिए इनकी एज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि यहाँ पर 16 पेड़ हैं और सभी पेड़ 10 साल के हैं। तो यहाँ पर एवरेज आपका निकलेगा 160 ईयर का टिम्बर है। यानी कि या तो आपके पास एक पेड़ 160 ईयर का है या आपके पास 16 पेड़ हैं 10-10 साल के। एक एवरेज आपका एक गुनताड़ा सा निकल आया। एक स्टैंडर्ड हो गया। अगर इस एरिया में सभी के सभी पेड़ 16 पेड़ हैं और सभी के सभी 10 ईयर के हैं, तो ये अपना है नॉर्मल स्टॉक, ग्रोविंग स्टॉक। जो ग्रोविंग स्टॉक है वो नॉर्मल है। अब मान लीजिए कहीं कंडीशन ऐसी हो जाए कि जब मैं इस एरिया में प्लांटेशन करने वाला था, यहाँ पर कोई पेड़ 1 या 2 पेड़ पहले से लगे हुए थे, जिनकी 5-5, 10-10 साल पहले से उम्र हो चुकी थी। सपोज एक पेड़ ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये ऐसे 3 पेड़ हैं जो 5-5 साल पहले से लगे थे। तो यहाँ पर जब 10 साल में होगी तो इनकी एज 3 पेड़ों की कितनी होगी? 15-15 साल। अब एक नॉर्मल जो है वो अपना होना चाहिए 160 ईयर। यहाँ पर काउंट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 16 इंटू, अब यहाँ पर 3 पेड़ जो हैं उनकी 15 है, 3 की तो है अपनी 15 ईयर और रिमेनिंग की होगी 10। तो 16 पेड़ है। मैं जस्ट 16 को 10 से मल्टीप्लाई करके कर देता हूँ 160 प्लस 3 के 15, मतलब यहाँ पर 15 और जोड़ देता हूँ कैलकुलेशन में आसान करने के लिए। तो ये अपनी हो गई 175 ईयर्स। यानी कि एक अगर हम एज और नंबर के हिसाब से देख लें तो 160 आ रहा है, ये है नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ओवर स्टॉक हो गया है।
आप यहाँ एज के हिसाब से ले सकते हो, या फिर सपोज आपने यहाँ बीच बीच में कुछ प्लांटेशन कर रखी थी, आपने एज को सपोज सभी बराबर एज की है लेकिन यहाँ बीच बीच में कुछ और प्लांटेशन कर दी थी, तो यहाँ पेड़ हैं वो आपके 16 की जगह सपोज 20 पेड़ हो गए आपके, और सभी 10 साल के हैं, तो आपके यहाँ 200 ईयर्स हो रही हैं। यानी कि ये जो आपका 160 जो एक एवरेज होना चाहिए था उससे ऊपर जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका ओवर स्टॉक फॉरेस्ट। वो चाहे नंबर बढ़ा के या एज या वॉल्यूम के हिसाब से हो सकता है। सपोज ऐसा हो जाए कि हम लोगों ने जब प्लांटेशन की थी और बीच में कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक पड़ जाए, और ये जो अपने 16 प्लांट्स थे इसमें 6 प्लांट की डेथ हो जाए, ये ख़त्म हो गए, तो इसमें अपने प्लांट बचे 10, सभी की 10-10 एज है, तो ये हो गया 100 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर जो ग्रोविंग स्टॉक है वो अंडर स्टॉक हो गया। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 10 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर पेड़ है वो एक साल में अगर 1 मीटर क्यूब या 1 फीट क्यूब लकड़ी का प्रोडक्शन कर रहा है, 10 साल में उसने 10 फीट क्यूब लकड़ी का प्रोडक्शन किया, तो आप यहाँ टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो कि 16 इंटू 10 मतलब 160 फीट क्यूब लकड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है। ये एक स्टैंडर्ड है, आप वॉल्यूम में समझ सकते हो। अगर आप केवल नंबर के हिसाब से समझ सकते हो तो उसमें ऐसे समझ लो कि यहाँ पर 16 पेड़ हैं, ये स्टैंडर्ड है, 16 के 16 है तो वो नॉर्मल है, 16 की जगह 20 पेड़ हो गए तो ओवर स्टॉक हो गया, 16 की जगह 10 हो गया तो अंडर स्टॉक हो गया। तो ग्रोविंग स्टॉक की वजह से हम उस फॉरेस्ट एरिया को बोल सकते हैं कि ये ओवर स्टॉक फॉरेस्ट है, अगर उसकी ग्रोविंग स्टॉक का रिकॉर्ड ज़्यादा जा रहा है, या नॉर्मल है जो होना चाहिए, या अंडर स्टॉक है। अब मुद्दा आता है कि आखिर हम किसी भी फॉरेस्ट एरिया की ये जो ग्रोविंग स्टॉक है इसे कैलकुलेट क्यों करना चाहते हैं। इससे हमें समझ में आता है साइट की प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए एक एवरेज जो सॉइल है उसका ग्रोविंग स्टॉक होना चाहिए 160 मीटर क्यूब। अगर किसी सॉइल में गए, किसी एरिया में गए, और अगर हमें वहाँ पर 200 मीटर क्यूब का टिम्बर दिख रहा है सेम एज वाला लेवल का, इसका मतलब उस साइट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और कम हो गया तो कम है। हम लोग ग्रोविंग स्टॉक में उसका कंपोजिशन भी देख लेते हैं, क्योंकि ग्रोविंग स्टॉक जब मेजर किया जाता है तो वहाँ हम लोग कई बार एज के हिसाब से देख लेते हैं कि इस एज ग्रुप की टिम्बर जो है वो इतनी मीटर क्यूब लकड़ी है, इस एज ग्रुप की इतनी मीटर क्यूब है, इस एज ग्रुप की इतनी मीटर क्यूब है, या स्पीसीज वाइज भी देख लेते हैं। तो इस टाइप से आपको स्पीसीज का जो डिफ्रेंशिएशन है, जो कंपोजिशन है, वो समझ में आ जाता है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी हम लोग फॉरेस्ट वेजिटेशन पर समझ सकते हैं। सपोज 2 एरिया थे, सेम थे, किसी एरिया में फ्लड की समस्या आ गई और 1 साल फ्लड की रही और इसके बाद नॉर्मल कंडीशन हो गई। 10 साल बाद दोनों के ग्रोविंग स्टॉक को देखेंगे, पता पड़ा कि इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो समझ सकते हैं कि फ्लड से इसे लॉस हुआ है। अगर इसका ज़्यादा निकल गया तो समझेंगे कि इससे इसको बेनिफिट पड़ा है। कार्बन स्टोरेज, कार्बन सिंक, कार्बन पोटेंशियल फॉरेस्ट का कि कितना कार्बन सिंक कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन को सिंक करते हैं कंपेयर टू अपने जो सेमी एरिड या एरिड रीजन के फॉरेस्ट हैं। तो ये कैसे समझेंगे, वहाँ के ग्रोविंग स्टॉक को कैलकुलेट करके। ये हमें अपने INDC के जो ऑब्लिगेशन है वहाँ पर भी हेल्प करेगा। विभिन्न सिल्वीकल्चरल जो ऑपरेशंस हैं उनका फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, टिम्बर की साइज से पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। क्योंकि अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो वहाँ का जो नेट ग्रोविंग स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। तो ये अपने लिए ग्रोविंग स्टॉक का इम्पोर्टेंस है। अब बात आती है कि ग्रोविंग स्टॉक को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, बट सिंपल सा तरीका है कि इन्यूमरेशन कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग मेंसुरेशन में सैम्पलिंग पढ़ चुके हैं। आप या तो सिंपल वे में एक्चुअल ग्रोविंग स्टॉक करोगे, यानी कि वहाँ पर जाके टोटल इन्यूमरेशन करोगे, उस एरिया में जितना भी पेड़ है उन्हें एक एक करके एक साइड से टोटल को काउंट करोगे, या फिर आप उसका पार्शियल कुछ हिस्से को कर सकते हो और उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। रिमोट सेंसिंग से भी कर सकते हो, या फिर सैम्पलिंग कर लोगे। यहाँ पर पार्शियल मतलब सैम्पलिंग करके, ये है एक्चुअल को काउंट करना। ये जो नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक है
एक टाइप से ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे अदर जो है एक्चुअल ग्राउंड में ना जाके जैसे ईल्ड टेबल डाटा है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट है, उससे ले लेते हैं। यहाँ पर ये टेबल आपको याद रहे ना रहे कोई मतलब का नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसका कोई सेंस नहीं है, बस बता दिया कि हाँ ग्रेविंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्री ग्रोविंग इन अ फॉरेस्ट, और उसकी किसी स्पेसिफिक पार्ट में, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ग्रोविंग स्टॉक। एक्यूरेट, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल ग्रोविंग स्टॉक। मोस्ट एक्यूरेट क्या है, सीधी सी बात है, आप एक एक करके टोटल काउंट करोगे, वही सबसे मोस्ट एक्यूरेट होता है। यहाँ मोस्ट एक्यूरेट मेथड है तो वो टोटल इन्यूमरेशन है, सैम्पलिंग मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, यह आंसर गलत लगा हुआ है। मोस्ट एक्यूरेट है, देखो सबसे ज़्यादा 100% श्योरिटी कब होती है आपको, जब किसी एरिया में जितने भी पेड़ हैं आप एक एक करके वास्तव में कैलकुलेट करोगे। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आपने 100 हेक्टर का एरिया है, 2 हेक्टर का सैंपल किया और आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, आपको 100 का डाटा मिल गया। तो एक एवरेज रहेगा लेकिन मोस्ट एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो यहाँ टोटल इन्यूमरेशन इसका आंसर रहेगा। ये इसे आप यहाँ से देख सकते हो जो हम लोगों ने यहाँ किया था, एक्चुअल ग्रोविंग स्टॉक, यानी कि ज़मीन पे जाके ग्रोविंग स्टॉक को एक्चुअली काउंट करना। नॉर्मल मतलब एक स्टैंडर्ड कैलकुलेट करके काम चला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रोविंग स्टॉक का। Why do you understand by normal growing stock? What do you understand by normal growing stock? आप नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक से क्या समझते हैं, उसकी यहाँ डेफिनेशन दे रखी है उन्होंने, इसकी आप क्वेश्चन पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रोविंग स्टॉक से तो गिने चुने क्वेश्चन हैं। अब देखेंगे अगला जो अपना टर्मिनोलॉजी का टॉपिक था एज क्लास से रिलेटेड। यहाँ 6 टर्म है और आपको हर शब्द को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। पहला शब्द है आपका एज क्लास। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का क्लासिफिकेशन कर दो, आपने एज का क्लासिफिकेशन किया। सपोज जैसे रेगुलर फॉरेस्ट है, रेगुलर का मतलब है वहाँ आप, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, रेगुलर का मतलब है आपके पास 10 हेक्टर का एरिया है, 10 साल की क्रॉप है, आप हर साल 1 हेक्टर की क्रॉप लगा रहे हो और ऐसे 10 साल तक लगाओगे और फिर 10वीं साल में वो एंड में वो कटेगी और वहाँ पर फर्स्ट ईयर की क्रॉप फिर से लग जाएगी। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा आपको एक सीढ़ियों जैसी स्ट्रक्चर मिल जाती है। ये मिलती है आपको रेगुलर फॉरेस्ट में। लेकिन जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं यानी कि इरेगुलर फॉरेस्ट है, उनमें ऐसी बिल्कुल एज ग्रेडेशन मिलने वो संभव नहीं होता। 1 ईयर का जो इंटरवल है वो संभव नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर अगर हमें जो ट्री स्पीसीज है उन्हें कोई क्लासीफाई वगैरह करना हो तो वो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, कभी सपोज कैलकुलेशन के लिए गए तो 1 से 5 ईयर की हम टेबल बना देंगे और जितने पेड़ होंगे उस सेक्टर की अपने उस एरिया में वो काउंट करके यहाँ लिख देंगे। सपोज इनका कोई वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो यहाँ लिख देंगे हम लोग। फिर देखेंगे कि 6 से 10 ईयर के कितने पेड़ हैं उन्हें यहाँ लिख देंगे। 11 से 15 ईयर के कितने हैं, 16 से 20, 21 से 25। तो ये क्या है, अपन लोगों ने यहाँ एज का एक क्लास बना दी है, ट्री के जो है उनकी ग्रुपिंग कर दी है। ये है एज क्लास, यानी कि एज क्लास मतलब क्या है, एक इंटरवल जिसमें हम जो ट्री जो रेंज है उनको हम डिवाइड कर देते हैं जिससे क्लासिफिकेशन आसान हो जाए हमें। एज क्लास की आप डेफिनेशन याद रखोगे। और यहाँ जहाँ इंटरवल जो है वो 1 ईयर का रहे, जैसे यहाँ हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल रखते हैं इसलिए इसे बोलते हैं एज क्लास, और यहाँ पर इंटरवल जो है वो 1 ईयर का रहता है तो इसे बोला जाता है एज ग्रेडेशन। आगे एज ग्रेडेशन की जब डेफिनेशन आएगी 2 स्लाइड बाद तब हम इसे फिर से देखेंगे। पहला है एज क्लास, दूसरा है एज क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप किसी नेचुरल फॉरेस्ट में जाके एज क्लास की कैलकुलेट कर रहे थे कि किस एज ग्रुप के कितने पेड़ हैं, सपोज ग्रोविंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपने एज क्लास समझ में आ गया कि आपको पेड़ों को जो नेचुरल फॉरेस्ट में डिवीज़न करना है वो आप करोगे 1 से 5 साल के, 5 से 6 से 10 साल के, 11 से 15 साल के, ऐसे क्लासीफाई करोगे। अब आपको देखना है कि एज क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनका
फैलाव क्या है। यहाँ फैलाव का मतलब है आप उन्हें परसेंटेज में डिवाइड करोगे कि आपकी 1 से 5 ईयर की जो वेजिटेशन है वो सपोज आपकी बना रही है 26%। उस एरिया में जितने भी पेड़ हैं उसमें 1 से 5 साल वाले 26% वेजिटेशन या कंपोजिशन बनाते हैं। 6 से 12 वाले सपोज यहाँ बना रहे हैं आपका 15%। 11 से 15 साल वाले हैं ये बना रहे हैं सपोज 12%। इस टाइप से आप अलग अलग यहाँ परसेंटेज आप लेके चलोगे। तो यहाँ एज क्लास, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसका एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा एज क्लास उस टोटल फॉरेस्ट कंपोजिशन का कितना % हिस्सा बना रहा है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक ये भी देख सकते हो कि कौन सा फॉरेस्ट का अगर मैप बना लो तो किस एज ग्राफ जो एज क्लास के प्लांट है वो उसके किस हिस्से में फैले हैं। लेकिन मिक्स टाइप के फॉरेस्ट में, इरेगुलर फॉरेस्ट में ये संभव नहीं होता है, क्योंकि जो एज क्लास है 1 से 5 साल के पेड़ हैं वो पूरे में फैले होंगे। जैसे अगर हम लोग अपनी पॉपुलेशन ले लें, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो आपको इसी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि आप में एडल्ट कितने हैं, यंग कितने हैं, ओल्ड एज कितनी है। आप उनका कोई इंडिया पे मैप नहीं बना सकते कि जो 1 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में हैं, 5 से 10 साल के हैं वो हिमाचल और उत्तराखंड में मिलते हैं, 15 से 20 साल के MP, राजस्थान, UP में है। ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सभी पॉपुलेशन मिक्स है। तो यहाँ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। अब आएगा एक तीसरा टर्म, एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले आया एज क्लास, अब आया एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरा शब्द आएगा नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ये एज देखो, पहला एज क्लास, दूसरा एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है इसके आगे नॉर्मल जुड़ गया। कई बार लिखा जाता है नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, या कई बार पूछा जाता है नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल सीरीज का मतलब है कि जो भी आपकी एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कंप्लीट सीरीज मिलनी चाहिए। कंप्लीट सीरीज का मतलब जैसे यहाँ हम लोगों ने एज क्लास की ये सीरीज बनाई थी, तो ऐसा ना हो कि 11 से 15 ईयर की जो प्लांट है वो उस एरिया से एब्सेंट हो। एक पूरी कंप्लीट सीरीज होनी चाहिए एज क्लास की, वो भी सभी इस प्रोपोर्शनल में हों। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इनका डिस्ट्रीब्यूशन में इनका प्रोपोर्शन पढ़ा था, ये अलग अलग है। यहाँ पर इनका बोला जा रहा है कि ये एक तो कोई सीरीज एब्सेंट नहीं होना चाहिए और ये एक इस प्रोपोर्शन में हो कि हमें हर साल सेम वॉल्यूम का टिम्बर मिलता रहे। इसका मतलब क्या है, जैसे सिल्वीकल्चर में हम लोगों ने टेंडिंग ऑपरेशन पढ़े थे, तो आप बोल सकते हो कि यंग एज के प्लांट जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होना चाहिए, उनका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे प्लांट इसमें डेथ कर जाएंगे। उससे बड़ी एज के थोड़े कम हो, उससे बड़ी एज के और कम हो, यंग एज के एक मिनिमम में हो। तो होगा क्या कि ये पेड़ हैं धीरे धीरे समय के साथ ख़राब होते जाएंगे और यंग तक पहुँचते पहुँचते एक फिक्स वॉल्यूम हमें हर साल मिलेगा। तो जब नॉर्मल सीरीज की बात करें तो उसमें बोलेंगे कि एक तो कंप्लीट सीरीज होनी चाहिए और हर जो सीरीज है उसका एक इस हिसाब से एक प्रॉपर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जिससे कि हमें हर साल इक्वल वॉल्यूम, एक जो भी आप हर साल काट रहे हो या एक पर्टिकुलर 2 साल बाद 3 साल बाद एक पर्टिकुलर पीरियड पे काट रहे हो, आपको एक इक्वल वॉल्यूम मिलना चाहिए। इसे बोलेंगे नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों शब्द जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अब कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट शब्द आएगा एज ग्रेडेशन। एज ग्रेडेशन का मतलब है आपकी एज क्लास हो लेकिन वो 1 ईयर के इंटरवल से रिप्रेजेंट करती हो। जैसे यहाँ पर हम लोग एज क्लास देख रहे थे रेगुलर के लिए, यहाँ इंटरवल जैसे 5 साल का हो या 5 साल का नहीं होना चाहिए, इंटरवल 1 ईयर का हो तो उसे हम एज ग्रेडेशन बोलते हैं। जिसकी एज ग्रेडेशन की डेफिनेशन है एज क्लास विथ 1 ईयर ऑफ इंटरवल। अब आपकी 1 ईयर ऑफ इंटरवल की जो सीरीज बनेगी, तो अगर आपसे बोला गया है कि नॉर्मल एज ग्रेडेशन या नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन, उसका मतलब है आपकी ये जो सीरीज है वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर से लेकर के जो मैच्योर एज है वहाँ तक की।
ये बिल्कुल सीरीज एग्जैक्टली होना चाहिए, इसमें कोई गायब नहीं होना चाहिए। आ कंप्लीट सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन, एज ग्रेडेशन की बात चल रही तो यहाँ एज ग्रेडेशन लिखा हुआ है। एज ग्रेडेशन की कंप्लीट सीरीज मिलनी चाहिए फ्रॉम सीडलिंग स्टेज टू मैच्योर। सीडलिंग मतलब 1 ईयर से लेकर के मैच्योर स्टेज तक, इन प्रॉपर प्रपोर्शन, सभी का एक प्रॉपर प्रपोर्शन हो, इसे बोलेंगे नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं तो आप इसे एज क्लास से यहाँ समझ सकते हो। क्वेश्चन है आ कंप्लीट सीरीज, सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन आया है दोनों ही बार। जैसे एक क्वेश्चन है अ कंप्लीट सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन फ्रॉम सीडलिंग टू मैच्योर। कंप्लीट सीरीज ऑफ किसकी, एज ग्रेडेशन की बात कर रही है, सीडलिंग से मैच्योर स्टेज तक इन प्रॉपर प्रोपोर्शनल, तो उसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन। ऑप्शन में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि लिखा हो नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास, एज क्लास, एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, एज क्लासिफिकेशन, मैच्योरिटी, ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे हैं। अपने एमपी में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा भी लास्ट ईयर ये जीआरएफ में आया था, नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल। वो ये है, इन्होंने ये सेंटेंस दिया और उसका ये टर्म पूछ लिया, इन्होंने टर्म दिया और उसका जो टर्म है एज फ्रॉम 1 ईयर टू रोटेशन, एज या मैच्योरिटी तक, या इन्होंने हाफ तक का रखा था तो नहीं होगा। एज से पोल स्टेज तक कोई मतलब नहीं है, 1 से 5 ईयर तक कोई मतलब नहीं होता है। तो अपना ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अपना जो टर्म है वो है नॉर्मल फॉरेस्ट। देखो आज के टाइम पे हम लोगों को कुछ चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं। जैसे आप बोलो कि आपका फॉरेस्ट्री जो है सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया, तो आप कैसे समझोगे कि ये बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया? आप किसी सब्जेक्ट से कंपेयर करके बोल रहे होगे। आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, क्या बनना है, तो आपने किसी को ले रखा होगा, अपने आइडियल पर्सन होते हैं कि भाई ये हमारा आइडियल पर्सन है, हम ऐसा बनना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ टारगेट सेट करते हैं और आप वो टारगेट के हिसाब से अपने आप को बनाना चाहते हैं। अब फॉरेस्ट की बात की जाए तो फॉरेस्ट में समस्या ये है कि देश में 16 टाइप के फॉरेस्ट हैं, उनकी सब कैटेगरी 221 टाइप के फॉरेस्ट हैं, अलग अलग कंपोजिशन है, बहुत सारे वेरिएशन है। सबको एक साइड का, एक ही साइज का जूता नहीं पहनाया जा सकता, तो क्या किया जाए? और फॉरेस्ट को अगर आपको लेके जाना है तो किस लेवल तक लेके जाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो फॉरेस्ट में भी एक आइडियल कंडीशन खड़ी की गई। जो आइडियल है ये दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपने फॉरेस्ट को कहाँ लेके जाना है, अपने जो नेचुरल फॉरेस्ट है या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, इन्हें कहाँ लेके जाना है, वो जो स्टैंडर्ड है, जहाँ आपको उसूल जो जहाँ पर आपको पहुँचना है, वो जो कंडीशन है उसे बोला गया है नॉर्मल फॉरेस्ट। ये एक टाइप से ये आइडियल फॉरेस्ट है या आइडियल कंडीशन है। इसका मतलब कहीं भी जैसे बोलते हैं नॉर्मल मतलब कॉमन या यूजुअल, ये सेंस नहीं है या ऑर्डिनरी सेंस इसका नहीं है। इसका मतलब है ये एक वो स्टैंडर्ड है जहां आप अपने फॉरेस्ट को पहुंचाना चाहते हो, और ये नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। जो मैन मेड प्लांटेशन है वो कुछ हद तक, कुछ लेवल तक नॉर्मल फॉरेस्ट के बराबर पहुंच जाती है या पहुंच सकती है, बट 100% वो नॉर्मल फॉरेस्ट गेन नहीं कर पाती है। उसके कुछ रीज़न है, यहाँ पर लिखा है ये प्योरली आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है। ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हम अपने फॉरेस्ट को कंपेयर कर सकें, स्टैंडर्ड से अपने एक्चुअल फॉरेस्ट को कंपेयर कर सकें और समझ सकें कि अभी हम फॉरेस्ट को कहाँ तक लेके पहुँच चुके हैं और अभी हमें कहाँ रास्ता कितना और बचा हुआ है। ये एक आइडियल कंडीशन है। ये नॉर्मल जो फॉरेस्ट है ये कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये आपको कैसे समझना होगा, हम लोग वापस चलेंगे जो 10 साल की टेबल हम लोगों ने समझी थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और यहाँ से ये टेबल अपनी चलती थी, सीढ़ी से बना के चलते थे, यहाँ 10 ईयर पे पहुँच जाते थे। ये जो है ये स्टैंडर्ड है, एक्चुअल में यही नॉर्मल फॉरेस्ट होना चाहिए कि जहाँ हर एज क्लास का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है
और उन्हें यहाँ लगा दिया और एक एज, फाइनल एज पे हमें एक फिक्स अमाउंट का टिम्बर हर साल मिल रहा है। ये एक स्टैंडर्ड फॉरेस्ट की तरह है। तो एक टाइप से मैन मेड प्लांटेशन, क्योंकि नेचर में तो ये होता नहीं है, तो मैन मेड प्लांटेशन है वो नॉर्मल फॉरेस्ट के नियर बाय हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने ये प्लांटेशन की, सपोज 3rd ईयर में यहाँ पर फ्रॉस्ट पड़ गया और यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट हैं उन्हें डैमेज पहुँचा दिया, तो आप ये जो वेजिटेशन है ये जब फाइनल रोटेशन पे पहुँचेगी तो वो टिम्बर वॉल्यूम नहीं देगी जो इसे देना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके फॉरेस्ट एरिया में आपने गलती से कोई दूसरे 2-4 पेड़ लगा दिए, आपका टिम्बर का जो वॉल्यूम प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो ये नियर नॉर्मल होते हैं, एग्जैक्ट हम नॉर्मल गेन नहीं कर पाते हैं। तो अब आपसे बात की जाएगी कि आखिर नॉर्मल फॉरेस्ट या किसी भी फॉरेस्ट को हम कब बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल फॉरेस्ट है? तो ये नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो 3 पिलर पर बेस्ड है। इसे बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। ट्रिनिटी कौन से है? कि कोई भी फॉरेस्ट है जिसका जो ग्रोविंग स्टॉक है वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल ग्रोविंग स्टॉक यानी कि किसी एरिया में, जैसे अपना हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल जो ग्रोविंग स्टॉक का निकाला था, आइडियल ग्रोविंग स्टॉक, या ऐसे बोल सकते हैं आप नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक, यानी कि जैसे हम लोगों ने इसे 160 कैलकुलेट किया था। कोई भी एरिया है उसका ग्रोविंग स्टॉक बिल्कुल 160 एग्जैक्टली होना चाहिए। अब 160 के साथ एक इशू है। इशू क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपके पास ये एक एरिया था, यहाँ 10 पेड़ थे और हर पेड़ का हम लोगों ने, यहाँ 16 पेड़ थे और हर पेड़ का हमने 10 ईयर लेके चले थे, तो यहाँ पर अपना 160 आ गया था। मैं ईयर से ही लेके चल रहा हूँ यहाँ। आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें 60 के 60 पेड़ ही है, लेकिन कोई पेड़ ऐसा है जो 8 ईयर का है और कोई पेड़ ऐसा है जो 12 ईयर का है। तो आपका सपोज यहाँ पर 10 पेड़ थे, इसमें 5 पेड़ ले लो आप 8 ईयर के, 5 पेड़ ले लो 12 ईयर के, आपका एवरेज यही पहुँच जाएगा। यानी कि इसका जो एज ग्रेडेशन है, एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो गड़बड़ा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक तो ग्रोविंग स्टॉक आपका 160 होना चाहिए, लेकिन केवल 160 होने से ही आप नॉर्मल नहीं बोल पाओगे। दूसरी कंडीशन है इनकी कि एज क्लास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल मतलब नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एज क्लास जो है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शनल में हो, जिससे हर साल आपको सेम यील्ड मिलती रहे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन है आइडियल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है जो इंक्रीमेंट है वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल इंक्रीमेंट या नॉर्मल इंक्रीमेंट, आइडियल या नॉर्मल कोई भी शब्द ये यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे हम जो 10 से 10 ईयर में हम जो बात कर रहे थे, अपनी सीढ़ियाँ ले लेते हैं, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो पेड़ ग्रोथ कर रहा है हर साल, वो एक फिक्स कंडीशन में ही ग्रोथ करना चाहिए। उसे इस हिसाब से ग्रोथ करना चाहिए कि 10 साल बाद वो यहीं पहुँचे। ऐसा ना हो कि कुछ वेदर में या सॉइल में ऐसी कोई चेंज आ गए समय के साथ कि इसका जो इंक्रीमेंट है वो कम हो गया, यानी कि पेड़ हाइट में थोड़े छोटे रह गए या पेड़ हाइट में बड़े हो गए। ये कह रहा है कि इनका जो इंक्रीमेंट है वो भी हमेशा एक सा ही होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन एक साथ मिलेंगे तभी हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल फॉरेस्ट है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मल फॉरेस्ट या फॉरेस्ट दैट हैव आइडियल ग्रोविंग स्टॉक, आइडियल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और आइडियल इंक्रीमेंट। वो फॉरेस्ट जिसका एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोविंग स्टॉक और इंक्रीमेंट तीनों आइडियल हो या तीनों नॉर्मल हो, तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल फॉरेस्ट है। इसके अलावा इसके अलावा एक कंडीशन और है फॉरेस्ट की कि आप इस फॉरेस्ट से जो भी एनुअल या पीरियोडिक, हर साल या कुछ समय के अंतराल से जो भी आप निकाल रहे हो उससे, वो भी उसमें जितना प्रोड्यूस हो रहा है, जो इसका इंक्रीमेंट है उसके बराबर ही आप निकालोगे, जिससे इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो ना बर्बाद हो, साइट क्वालिटी डिजनरेट नहीं हो। यानी कि तीनों कंडीशन नॉर्मल हो। इसके अलावा उस एरिया में हर साल जितना इंक्रीमेंट यानी कि जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है उसी को आप हार्वेस्ट करोगे।
यानी कि सपोज इस साल इस एरिया में टिम्बर जो खड़ा है वो 160 मीटर क्यू है, एक साल में ये हो गया 200 मीटर क्यू। आप इसमें से 40 एक्स्ट्रा बढ़ा तो 40 मीटर क्यू टिम्बर को हार्वेस्ट कर लोगे और यहाँ 160 फिर से बचा रह जाएगा। तो यानी कि यहाँ जितना आप हर साल कर रहे हो या कुछ समयांतराल से कर रहे हो उतना ही हार्वेस्ट करोगे जितना इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, विदाउट उसे फ्यूचर यील्ड यानी कि सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और साइट क्वालिटी को डिजेनरेट करें। यहाँ एक टर्म और है, ये जो ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है इसे एक साइंटिस्ट थे इन्होंने दिया था, इन्हें बोलते हैं ऑस्मास्टम। तो कई बार क्वेश्चन आता है ऑस्मास्टम ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म या ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म किसने दिया, तो वो दिया ऑस्मास्टम में। तो और एक क्वेश्चन और आता है कि ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो नॉर्मल फॉरेस्ट को रेगुलेट करते हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ नॉर्मलिटी वो कौन कौन से हैं, यही 3 फैक्टर रहेंगे। आपका इंक्रीमेंट होना चाहिए, ग्रोविंग स्टॉक और एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या एज क्लास जो भी है वो नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए। अगर ये तीनों नॉर्मल है तो हम इसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल फॉरेस्ट है, तो इन्हीं को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ नॉर्मलिटी। अब कोई फॉरेस्ट है इसे हम कब एबनॉर्मल बोल सकते हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी एक पिलर गड़बड़ा जाए तो कुर्सी हिल जाएगी, यानी कि इंक्रीमेंट है वो ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक हो जाए, ग्रोइंग स्टॉक है वो ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक हो जाए, या एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ना हो, जैसे कि काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी, एनी वेरिएशन इन द ट्रिनिटी ऑफ क्रिएट एबनॉर्मल फॉरेस्ट। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि एबनॉर्मल फॉरेस्ट कब बन सकते हैं, कि जब आपका ग्रोविंग स्टॉक है वो ओवर या अंडर हो जाए, एज ग्रेडेशन या एज क्लास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल ना रहे, एबनॉर्मल हो जाए, इंक्रीमेंट है वो या तो एबनॉर्मल हो जाए या सब नॉर्मल या एबनॉर्मल दोनों का मतलब है ऊंच नीच हो जाए। ठीक है, तो इन तीनों में कोई भी गड़बड़ी मतलब नॉर्मलिटी की आपकी गई। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉरेस्ट विच फॉर अ गिवन साइट ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडियली कंस्टिट्यूट आर रिगार्डिंग ग्रोविंग स्टॉक एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंक्रीमेंट इज कॉल्ड। सीधी सी बात है, नॉर्मल फॉरेस्ट की डेफिनेशन लिख दी इसने, थोड़ा बहुत वो घुमाएंगे, लेकिन जहाँ आपको ये ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म मिल जाए अपना नॉर्मल फॉरेस्ट लगा देने का। दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मल फॉरेस्ट शुड हैव या अ नॉर्मल फॉरेस्ट मीन्स वो फॉरेस्ट जिसके पास ये तीनों हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। दूसरा, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ए ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म, कौन सा है जो ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म का हिस्सा नहीं बनाता है, पिछले साल का क्वेश्चन है। एज ग्रेडेशन, ग्रोविंग स्टॉक, इंक्रीमेंट, तो बेसल एरिया का कोई मतलब नहीं है तो यही नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मास्टम ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म एज, ऑस्मास्टम ट्रिनिटी नॉर्म कौन सी है, तो ये तीनों आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉर्मल फॉरेस्ट क्या होगा, सस्टेनेबल यील्ड। यहाँ पे आकर के हम लोगों ने जो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब आएगा अपना यील्ड रेगुलेशन।